Hello बच्चों, welcome to this amazing platform of Physics Wala. This is Nancy Dell and today we will discuss the next lecture of the chapter Human Health and Disease. Last lecture के अंदर हमने एक बहुत ज्यादा डेंजरस ड्रेडफुल डिजीज के बारे में पढ़ाई की थी जिसको हमने बोला था कैंसर. हमने देखा था कि नॉर्मल और कैंसर सेल के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, कैंसर और ट्यूमर के बीच में क्या क्या डिफरेंस है. हमने टाइप्स ऑफ कैंसर देखा था, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकीमिया के बारे में हमने पढ़ाई की थी और पॉजिटिव एजेंट जैसे कि फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट के बारे में हमने पढ़ाई की थी और हमने देखा था डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट. ठीक है, और आज जो हम लेक्चर करेंगे इसके अंदर हम मोस्ट कॉमन टाइप की डिजीज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटोजोवन डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, वायरल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखो जितनी भी जो डिजीज है, बैक्टीरियल, वायरल डिजीज, ये हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने क्योंकि इतना आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम सिर्फ स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड ही चीजें करेंगे. आपके सिलेबस के अंदर दो जो डिजीज हैं बहुत ज्यादा डिटेल में दी गई हैं, एक तो कैंसर और दूसरा एड्स, जो हम डिटेल में कर चुके हैं. ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं एक बार हम देख लेते हैं. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हेल्थ हम किसको बोलते हैं. ठीक है, अब जो डिजीज के अंदर एक कंजेनाइटल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, एक्वायर्ड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, एक्वायर्ड डिजीज की जो फर्दर जो टाइप्स होती हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में देखेंगे. फिर हम देखेंगे कि बैक्टीरियल डिजीज क्या होती है, कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी वायरल डिजीज है, कौन सी हेलमिंथिक डिजीज है. ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें आपने क्या पढ़ना है, हर एक डिजीज के अंदर चार चीजें आपको पता होनी चाहिए. नंबर फर्स्ट, आपको कॉजेटिव एजेंट पता होना चाहिए कि कॉजेटिव एजेंट क्या है. ठीक है, कोई भी डिजीज है, जैसे सपोज टाइफाइड ले लूं मैं, टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट क्या है. दूसरी बात, हमें देखना है कि जो भी पैथोजन है इसकी लोकेशन क्या होगी, कौन सा ऑर्गन को इफेक्ट करेगा. थर्ड जो चीज हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरीके से वो ट्रांसमिट होगा, और जो फोर्थ जो चीज होगी वो रहेगी सिम्टम्स की. ठीक है, तो इतनी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंदर आपके मलेरिया को डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि मलेरिया की लाइफ साइकिल आपके सिलेबस के अंदर दी गई है. ठीक है, तो ज्यादा आपको इधर उधर का नहीं पढ़ना है, स्ट्रिक्टली हम एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे. कुछ चीजें जो आपको बाहर पढ़नी है, थोड़ा सा इधर उधर का ज्ञान लेना है, वो हम देते चलेंगे आपको. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हेल्थ की. चलिए आइए अपने नोट्स बनाइए बहुत अच्छे. ठीक है, सिर्फ नोट्स को बनाना नहीं है, रंगीन नोटबुक के साथ साथ उसकी आपको पढ़ाई भी करनी है. ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेल्थ हम किसको बोलते हैं. ठीक है, देखो हेल्थ का मतलब क्या है. हेल्थ हम उसको नहीं बोलेंगे कि एक पर्सन है, इसको कोई भी डिजीज नहीं है, हम बोल देंगे इसको हेल्थ, बिल्कुल नहीं. ठीक है, हेल्थ के अंदर हम अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम कौन कौन से एस्पेक्ट हम डील करते हैं. ठीक है, तो इट इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट, एक बार हम डेफिनेशन लिख लेते हैं. इट इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, हेल्थ बोलेंगे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी पढ़ चुके हो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर भी हम सारे के सारे एस्पेक्ट डील करते थे, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड बिहेवियरल. ठीक है, अब देखो किसी पर्सन को कोई भी डिजीज नहीं है, ठीक है, लेकिन वो किसी से बात नहीं करता, ना तो वो ढंग से खाता है, अपने रूम में एकदम बंद रहता है, ना मम्मी पापा से ज्यादा बात करता है, ना कोई सोशल एक्टिविटी करता है, बस आराम से 24 घंटे फोन में लगा रहता है, तो क्या वो हेल्दी होगा? बिल्कुल भी नहीं, चाहे बेशक से उसको कोई भी डिजीज ना हो. हम सारे के सारे एस्पेक्ट डील करेंगे, हम फिजिकल के साथ साथ मेंटल भी देखेंगे. ठीक है, मेंटल बिहेवियर कैसा है, वो लोगों से बात करता है, हंसता है, यानी कोई डिप्रेशन वगैरह तो नहीं है, एंजाइटी वगैरह तो नहीं है. हम लोगों से हम सोशल एस्पेक्ट भी हम देखेंगे. ठीक है, तो ऐसा नहीं किसी इंसान को कोई डिजीज नहीं है तो हम उसको हेल्दी बोल देंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा. हम सारे के सारे एस्पेक्ट देखेंगे, हम फिजिकल एस्पेक्ट, हम मेंटल एस्पेक्ट, हम इसका सोशल एस्पेक्ट भी हम कंसिडर करेंगे. क्या ये बात समझ में आई? एंड दिस इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ऑलराइट, नाउ लेट्स डिस्कस. अब जो डिजीज है बच्चे, डिजीज होती क्या है. देखो
कुछ जो डिजीज हैं ये बाय बर्थ भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे किसी जीन के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, कोई चेंज हो गया है जीन के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर कोई वेरिएशन आ गई है, म्यूटेशन आ गई है, वो इनहेरिट हो गई है, तो वो जो डिजीज होगी वो बाय बर्थ प्रेजेंट होगी। ऑलराइट, दूसरी जो डिजीज है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम जो डिजीज होती हैं वो होती हैं लोगों के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनका लाइफस्टाइल आज के टाइम पे इतना खराब है, ठीक है, ना तो प्रॉपर सोने का टाइम है, ना प्रॉपर जगने का टाइम है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ अपना काम करो और सो जाओ, खाओ पियो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मैक्सिमम जो बीमारियां होती हैं वो होती हैं अकॉर्डिंग टू लाइफस्टाइल, ठीक है, अगर लाइफस्टाइल अगर इंसान का अच्छा नहीं है तो बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं। और जो थर्ड जो डिजीज होगी, जो थर्ड जो रीजन है, जैसे कि जो भी पैथोजन है, ठीक है, जो डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म है उनकी वजह से भी डिजीज हो सकती है। तो अगर मैं बात करूं डिजीज का, ठीक है, तो डिजीज की टाइप्स हम देख लेते हैं पहले, ठीक है, हम क्या देख लेते हैं, डिजीज की हम टाइप देख लेते हैं, और डिजीज की टाइप के बीच में हम एक डिफरेंस कर लेंगे कि जो डिफरेंस है वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो एक तो हम देखेंगे कि कंजेनाइटल डिजीज क्या होती है। ऑलराइट, चलो आ जाओ, कंजेनाइटल डिजीज क्या होती है, एक तो हम ये देखेंगे कंजेनाइटल डिजीज, और दूसरी हम देखेंगे एक्वायर्ड डिजीज। दूसरी हम क्या देखेंगे, एक्वायर्ड डिजीज, ठीक है, एक तो कंजेनाइटल डिजीज और दूसरी एक्वायर्ड डिजीज, ठीक है। हम इसके बीच में डिफरेंस की फॉर्म में कर लेते हैं ताकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। आ जाइए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ कंजेनाइटल डिजीज। कंजेनाइटल डिजीज क्या होते हैं, कंजेनाइटल डिजीज का मतलब है इट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ, इट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ, ठीक है, बाय बर्थ ये प्रेजेंट होती हैं। और एक्वायर्ड, नाम ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, एक्वायर्ड का मतलब क्या है, इट इज एक्वायर्ड, इट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, इट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ठीक है। लाइफ टाइम यानी कि लाइफ टाइम में ये क्या होती है, एक्वायर की जाती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड डिजीज। जो कंजेनाइटल डिजीज है ये किस तरीके से होती है, क्यों होती है कंजेनाइटल डिजीज, कंजेनाइटल डिजीज होती है ड्यू टू, इट इज ड्यू टू चेंज इन, कोई चेंज हो गया है जीन के अंदर या फिर कोई चेंज हो गया है क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एक्वायर्ड डिजीज की, तो ये क्यों किसकी वजह से होती है, इट इज ड्यू टू डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसकी वजह से, फॉर एग्जांपल कोई भी बैक्टीरिया है उसकी वजह से डिजीज हो गई, या फिर कोई भी जो वायरस है उसकी वजह से डिजीज हो गई, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं बच्चे, ठीक है, कंजेनाइटल डिजीज का जो एग्जांपल है, एग्जांपल याद रख लेना, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, एक तो हो गया डाउन सिंड्रोम और दूसरा हो गया आपका हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम एंड हीमोफीलिया, ठीक है, डाउन सिंड्रोम एंड हीमोफीलिया। अगर मैं एक्वायर्ड डिजीज के एग्जांपल की बात करूं तो एक्वायर्ड डिजीज का एग्जांपल क्या हो जाएगा, कोई भी इतनी सारी डिजीज हैं जो भी पैथोजन की वजह से जो आपको याद आए, जैसे कि टाइफाइड, आपने एक एक्वायर्ड डिजीज ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, नाम में ही बता रहे कि ये एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एलर्जी, ये सारी की सारी जो डिजीज हैं बच्चे, ये क्या है, लाइफ टाइम के दौरान, ठीक है, वो एक्वायर की जाती हैं। अब देखो ये था मेन डिफरेंस किस किस के बीच में, कंजेनाइटल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज के बीच में। अब आपसे 2 नंबर में ये डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एक्वायर्ड जो डिजीज है क्या इसके फर्दर टाइप्स है, बिल्कुल होंगे, आपने सुना भी होगा टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड डिजीज, डेफिनेटली आपने सुना होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता आपने नहीं सुना होगा। एक्वायर्ड डिजीज के जो 2 टाइप्स आपने डेफिनेटली सुने होंगे, ठीक है। कौन कौन से टाइप सुने होंगे आपने, एक तो सुना होगा कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, जो इंसान से फैल सकती है, एक इंसान से दूसरे इंसान,
को फैल सकती है, कम्युनिकेबल डिजीज। जो दूसरी जो डिजीज है बच्चे, उसको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कभी कभी एग्जाम इतना इजी आता है, इतना इजी आता है कि इन्हीं में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप प्रिपेयर तो बहुत ज्यादा टफ के लिए करके गए होते हो, आप कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, एड्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाता है, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बीच में क्या डिफरेंस है। लेकिन हम हर एक क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे, इसलिए हम डिफरेंस करेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। ऑलराइट, तो चलिए हम डिफरेंस की फॉर्म में ही करते हैं अपना, आ जाइए। कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला, कम्युनिकेबल डिजीज को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, ये इसको किस नाम से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हम किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ऑल्सो नोन एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, जो कम्युनिकेबल जो डिजीज होती हैं बच्चे, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज को हम इन्फेक्शियस डिजीज भी बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी बोलते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि इन्फेक्शियस डिजीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि दे आर स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दे आर स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन ये ट्रांसफर हो सकती हैं। ठीक है, यही रीजन है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज को हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। दीज डिजीज या फिर दीज, यहां पे दे की जगह दीज लिख लो। ठीक है, these diseases do not spread from one person to another person, one person to another person, ये नहीं फैल सकती। ठीक है, अब ये किसकी वजह से होता है कम्युनिकेबल डिजीज, तो ये जो कम्युनिकेबल जो डिजीज होती है, दे आर बिकॉज ऑफ पैथोजन। ठीक है, जितने भी जो पैथोजन है वो क्या कॉज करेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज्ड बाय पैथोजन। ठीक है, जो भी पैथोजन है वो क्या कॉज करेगा, आपका कम्युनिकेबल डिजीज। अगर मैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करूं बच्चे, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में आप क्या लिखोगे कि आर कॉज्ड ड्यू टू सम एलर्जी। ठीक है, ड्यू टू सम एलर्जेंस, अब ड्यू टू सम एलर्जेंस की वजह से ये डिजीज हो सकती है, या फिर एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल। यहां क्या ये शब्द सुन के आपको कुछ समझ में आया, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल। ठीक है, तो ये डिजीज हो सकती है कॉज ड्यू टू सम एलर्जेंस, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल जो इन्फेक्शियस डिजीज है, जैसे कि हो गया आपका कॉमन कोल्ड। ठीक है, क्या हो गया आपका, कॉमन कोल्ड हो गया। ऑल राइट, ये हो गई आपकी कम्युनिकेबल डिजीज, या फिर आप इसके अंदर क्या लिख सकते हो, एड्स। अगर मैं बात करूं किसकी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, तो यहां पे आप लिख सकते हो एग्जाम्पल एलर्जी। ठीक है,
एलर्जी हो गया, या फिर क्या हो गया, कैंसर। ऑलराइट, अब ऐसा नहीं है कि इसको कैंसर है दूसरे पर्सन को तो किसी और पर्सन को भी कैंसर हो जाएगा, जी नहीं। आपको मैंने समझा दिया है कि कैंसर के जो कॉजेटिव जो एजेंट है वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था डिफरेंस किस किस के बीच में, कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बीच में डिफरेंस था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में डिफरेंस क्या है, तो आप ये लिख सकते हो, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये किस डिजीज किसके टाइप्स हैं, ये एक्वायर्ड डिजीज। ये एक्वायर ही तो की जाती है, ऐसा तो नहीं है कि ये जो डिजीज है कॉमन कोल्ड बाय बर्थ प्रेजेंट होगी, जी नहीं। हाँ, एड्स के केस में कुछ केस ऐसा है जैसे कि इन्फेक्टेड जो मदर है वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को कॉज कर सकती है, लेकिन मदर ने भी तो किसी ना किसी तरीके से एक्वायर की होगी, है ना। तो ये जो डिजीज है वो किसके अंदर आती है, एक्वायर्ड डिजीज। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि जो एड्स है बच्चे, ये एक्वायर्ड डिजीज है या फिर कंजेनाइटल डिजीज है, तो नाम ही बता रहा है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये क्या है, एक एक्वायर्ड डिजीज है। ऑलराइट, क्या आपको ये समझ में आया, क्या ये आपको चीज समझ में आई। तो अभी तक हम टॉपिक कर चुके हैं, अपना हेल्थ के बारे में पढ़ चुके हैं, हेल्थ की डेफिनेशन हम देख चुके हैं, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड डिजीज के बीच में क्या डिफरेंस है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बीच में क्या डिफरेंस है। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। आगे हम क्या क्या बात करेंगे, अब देखो मैं आपके उसमें एक बार ये एक हेडिंग बनवा देती हूं, जैसे कि बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। हमने कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज करेंगे, एक तो नाम ही पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि वायरल डिजीज, आपके सिलेबस के अंदर कौन कौन सी वायरल डिजीज दी गई है, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर हम देख लेंगे कि हेलमिंथिक जो डिजीज है, ठीक है, हेलमिंथिक जो डिजीज है वो कौन कौन सी हो गई, हम ये देख लेंगे। और एक हम जो डिजीज देख लेंगे कि ये डिजीज हैं, ठीक है। चलो, जो बाकी की जो डिजीज है, जो प्रोटोजोन डिजीज है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, लेकिन आपके बीच यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना कि ताकि सारी की सारी जो डिजीज है जो भी आपके सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है वो एक ही पेज पे आ जाए, ठीक है। अब देखो बैक्टीरियल डिजीज के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चे, टाइफाइड को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे निमोनिया को, और किसको हम पढ़ेंगे, निमोनिया को, ठीक है। लेकिन आप ये तो हम डिटेल के अंदर देखेंगे, लेकिन डाइसेंट्री हो गया, ठीक है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, प्लेग हो गया, और डिप्थीरिया, ये थोड़ा सा आपके मेंशन्ड है, डिप्थीरिया ये मेंशन्ड है कि ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज, तो आपको इतना ही पता होना चाहिए। वायरल डिजीज के अंदर हम क्या क्या देखेंगे बच्चे, कॉमन कोल्ड को एक्सप्लेन किया गया है, और हम देख लेंगे कि डेंगू के बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम, ठीक है, और चिकनगुनिया, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। हेलमिंथिक डिजीज, हेलमिंथिक डिजीज के अंदर जो डिजीज मेंशन है दैट इज एस्केरियोसिस मेंशन्ड है, और जो डिजीज मेंशन्ड है दैट इज फिलेरियोसिस मेंशन्ड है, ठीक है, फिलेरियोसिस मेंशन्ड है। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिंग वॉर्म की, ठीक है, जो रिंग वॉर्म है, और ये जो रिंग वॉर्म है एक फंगल डिजीज है, ठीक है, एक ये क्या है, रिंग वॉर्म एक फंगल डिजीज है। ऑलराइट, तो ये सारी की सारी आज हम डिजीज पढ़ने वाले हैं, फंगल डिजीज। फंगल डिजीज के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, फंगल डिजीज के बारे में हम पढ़ेंगे क्या, रिंग वॉर्म। ऑलराइट, अब यहाँ पर आपने नेक्स्ट क्लास के अंदर यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे किसके बारे में, प्रोटोजोवन डिजीज, ठीक है, किसके बारे में इंक्लूड करेंगे, प्रोटोजोवन डिजीज। ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर फिल कर लेंगे इस ब्लैंक को। तो ये जो डिजीज है बच्चे ये मेंशन्ड है, ठीक है, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज, ये सारी की बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, जिसके अंदर हम टाइफाइड और निमोनिया को हम डिटेल में देखेंगे। वायरल डिजीज के अंदर हम कॉमन कोल्ड को डिटेल में देखेंगे। बाकी एस्केरियोसिस, फिलेरियोसिस, रिंग वॉर्म आपके डिटेल के अंदर दी गई है। प्रोटोजोवन डिजीज कौन कौन सी होती हैं, हम ये नेक्स्ट क्लास के अंदर फिल करेंगे ये वाला पेज। क्या ये बात समझ में आई। अब हर एक डिजीज के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, हर एक डिजीज के अंदर आपको 4 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले जो डिजीज है, पहले हम बैक्टीरियल करेंगे, फिर वायरल, फिर हेलमिंथिक, फिर फंगल डिजीज, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है कि जो डिजीज है वो किसकी वजह से होती है, लोकेशन क्या है पैथोजन की, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है,
एंड सिम्टम क्या है, इतना ही आपको करना है। 3 डिजीज आपको डिटेल में पढ़नी है। आई एम अगेन रिपीटिंग, दैट इज एड्स, कैंसर एंड मलेरिया, क्योंकि ये 3 डिजीज आपके सिलेबस के अंदर डिटेल में मेंशन्ड हैं। ऑल राइट, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी डिजीज के बारे में, दैट इज टाइफॉइड। ठीक है, सबसे जो पहली जो डिजीज है ये हो गई है बच्चे टाइफॉइड। ठीक है, तो अब यहां पर बैक्टीरियल डिजीज, चलिए आप हेडिंग बना लीजिए, बैक्टीरियल डिजीज। किसके बारे में, बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, जो सबसे पहले जो बैक्टीरियल डिजीज है दैट इज टाइफॉइड। कौन सी डिजीज है बच्चे, टाइफॉइड। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, इसके चीज के बारे में हम 4 चीजें पढ़ने वाले। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कॉजेटिव एजेंट क्या है, क्या है कॉजेटिव एजेंट क्या है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि लोकेशन क्या होगी। चारों सारी की सारी चीज हम ऐसे देखेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, और सिम्टम्स क्या होंगे, और सिम्टम्स क्या होंगे। तो आपको इसी तरीके से पढ़ाई करनी है। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉजेटिव एजेंट की, अब आपको इतना पता है, अगर मैंने कॉजेटिव एजेंट लिखा है टाइफॉइड का, तो क्या ये बैक्टीरियल डिजीज है, बिल्कुल बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सा बैक्टीरिया होगा, दैट इज साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, और ये जो लोकेशन होगी साल्मोनेला टाइफी की, ये होगी स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो बहुत सारे पैथोजन मिलते हैं, जैसे कोई लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मिलेगा, कोई आपका लीवर के अंदर मिलेगा, कोई आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिलेगा। तो ये जनरली साल्मोनेला टाइफी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ऑलराइट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा बच्चे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अब देखो इसके अंदर जो आपके एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन्ड है, एक मैरी मेलन एक कुक है, उनका नाम कुक थी, उनका नाम मेंशन्ड है। ठीक है, क्या नाम है, मैरी मेलन। ठीक है, अब देखो इन्होंने किस तरीके से इस डिजीज को फैलाया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैरी मेलन, शी वॉज कुक बाई प्रोफेशन, मैरी मेलन। ठीक है, ये क्या थे बच्चे, शी वॉज कुक बाई प्रोफेशन, शी वॉज कुक बाई प्रोफेशन। अच्छा खाना बनाती थी इन न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क। तो ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना बनाती थी। ठीक है, तो क्या नोटिस किया कि जहां पर भी खाना बनाती थी ना, वहां के लोग बीमार पड़ते थे, वहां के लोग ही बीमार पड़ते थे। फिर ट्रैक किया गया कि ऐसा क्या है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो फिर ये पता चला कि हर एक जगह जहां जहां पर मैरी मेलन ने खाना बनाया है, वहां के लोग बीमार पड़े हैं। तो ये मैरी मेलन क्या थी बच्चे, ये कैरियर थी। मैरी मेलन क्या थी, कैरियर थी। ठीक है, कैरियर थी, लेकिन इनको सिम्टम्स नहीं थे ना। तो इन्होंने कभी माना कि मुझे टाइफाइड है। फिर इनको न्यूयॉर्क से कहीं दूसरे आइलैंड पे भेजा गया, वहां पर भी इन्होंने खाना बनाया, और कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से तो टाइफाइड फैलता ही है, वहां पर भी बहुत सारे लोग बीमार हुए। ठीक है, तो इसीलिए ये कैरियर थी, और इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया, टाइफॉइड मैरी। इनका नाम क्या रखा गया, टाइफॉइड मैरी नाम रखा गया। इन्होंने कभी माना नहीं कि मुझे टाइफाइड है, क्योंकि इनको सिम्टम्स ही नहीं आते थे। ठीक है, क्योंकि ये कैरियर थी। लेकिन हाँ, जब ये कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये टाइफाइड को फैलाती थी, और लोग वहां के बीमार पड़ते थे। ठीक है, अब मैं बात करूं कि सिम्टम्स की, सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। देखो सिम्टम्स सबसे पहले तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिलता है, तो यहां पर भूख नहीं लगती इस केस के अंदर। लेकिन मोस्ट कॉमन सिम्टम्स की बात करूं तो लंबे टाइम तक बहुत ज्यादा हाई फीवर रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, हाई फीवर रहेगा। तो यहां पर मैं लिख देती हूं सस्टेन्ड हाई फीवर। ठीक है, सिम्टम क्या रहेगा बच्चे, सस्टेन्ड
हाई फीवर, ठीक है, हाई फीवर देखने को मिलेगा। और हाई फीवर कितना, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट आता है कि वो कौन से डिजीज के अंदर सस्टेन्ड हाई फीवर रहता है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, तो आपको क्या टिक करना पड़ेगा, टाइफाइड टिक करना पड़ेगा। दूसरी अगर मैं बात करूं, इस केस के अंदर भूख नहीं लगती बच्चे, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख बिल्कुल नहीं लगती, ठीक है। अगर भूख नहीं लगती तो दूसरी बात क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत इन पेशेंट को देखने को मिलेगी, कॉन्स्टिपेशन की, ठीक है, और स्टमक पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल सिम्टम्स है, लेकिन सीवियर केसेस के अंदर क्या होगा, जब इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ, लेकिन वो कंडीशन कौन सी होगी बच्चे, इंटेस्टाइन के अंदर पोर बन जाएगी, यानी कि परफोरेशन इन द इंटेस्टाइन, ठीक है, परफोरेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, छेद बन जाएंगे और इट लीड टू द डेथ, ठीक है। तो ये पहली जो डिजीज के बारे में हमने पढ़ाई की है, टाइफाइड, इसकी जो कैरियर थी वो थी मैरी मेलन, जो कि कुक थी बाय प्रोफेशन इन न्यूयॉर्क, और इन्होंने जहां जहां पर खाना बनाए वहां के लोगों को बीमार किया, और इसीलिए इनका नाम टाइफाइड मैरी भी रखा गया है। और कॉजेटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी, लोकेशन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिलेंगे तो यानी कि भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी तो खाना नहीं खाओगे, खाना नहीं खाओगे तो वेट लॉस होगा, और इस केस के अंदर कॉन्स्टिपेशन, स्टमक एक देखने को मिलता है। अगर ज्यादा सीवियर कंडीशन है, बहुत ज्यादा खतरनाक कंडीशन हो गई है, तो परफोरेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट दिया गया है टाइफाइड का, ठीक है। तो जो कंफर्मेटरी जो टेस्ट होता है बच्चे टाइफाइड का, आप नीचे लिखना, ठीक है, मेरे स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रही हूँ। कंफर्मेटरी टेस्ट को क्या बोलते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट को हम बोलते हैं विडाल टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, विडाल टेस्ट, ठीक है। कंफर्मेटरी टेस्ट को क्या बोलते हैं बच्चे, विडाल टेस्ट, ठीक है। तो ये चीज है आपकी, ये चीज थी किसके अंदर, टाइफाइड की। टाइफाइड के बारे में हमने पूरी पढ़ाई की है। अब हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट डिजीज की। तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। जो नेक्स्ट जो बैक्टीरियल जो डिजीज है बच्चे, नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है वो क्या है, निमोनिया, ठीक है। निमोनिया और कॉमन कोल्ड में बहुत ज्यादा मतलब सिमिलैरिटी है, ठीक है। लेकिन ऐसा ना सोचना कि कॉमन कोल्ड तो वायरस से होता है तो निमोनिया भी वायरस से होगा, जी नहीं। निमोनिया क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। व्हाट इज निमोनिया, निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है। चलो आ जाओ, फिर से सेम तरीके से हम देखेंगे कि कॉजेटिव एजेंट क्या होगा, ठीक है, कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट क्या होगा बच्चे, इसका दो कॉजेटिव एजेंट हैं। पहला है इसका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ये तो याद रह जाता है, ठीक है बच्चों को। लेकिन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को सोचते हैं कि ये वायरस है, जी नहीं, ये भी क्या है, एक बैक्टीरिया है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, ठीक है। तो दो पॉजिटिव एजेंट है निमोनिया के, कौन कौन से हो गया, कौन कौन सा हो गया, एक तो हो गया आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, दूसरा हो गया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं पॉजिटिव एजेंट के साथ साथ फिर हम बात करेंगे कि लोकेशन, कौन सा लोकेशन होगी, कहां पर ये अपना इफेक्ट डालेगा। ये इफेक्ट शो करता है बच्चे एल्वेलोई के अंदर, ठीक है। देखो यहां पर मेरी बात ध्यान सुनना, देखो कॉमन कोल्ड और निमोनिया में मैं बात करूं कि हेडेक रहेगा, फीवर रहेगा, कॉमन सिम्टम्स है, लेकिन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि एल्वेलोई, एल्वेलोई को कौन इफेक्ट करता है, निमोनिया, ठीक है। वो रेस्पिरेटरी पैसेज याद है ना, जो आप ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ के आए हो, कौन सा भला, इंटरनल एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के थ्रू एयर एंटर करती है, नेजल चैम्बर, इंटरनल नॉस्ट्रल, फिर फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, ट्रैकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, याद आया कुछ, एल्वेलोई। जो रेस्पिरेटरी जो आपका सिस्टम था, जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो इफेक्ट करता है बच्चे, वो है आपका कॉमन कोल्ड। जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को मेनली एल्वेलोई को जो इफेक्ट करता है, ठीक है, वो कौन सा होगा, आपका निमोनिया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं लोकेशन के साथ साथ मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, किसकी बात कर रही हूं मैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा बच्चे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और इसी के साथ साथ हम नीचे लिख लेते हैं सिम्टम्स की,
ठीक है, इसी के साथ साथ हम क्या लिख लेते हैं, सिम्टम्स की। अब देखो अगर मैं बात करूं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये क्या होगा, इन्फेक्टेड नेजल ड्रॉपलेट्स। इन्फेक्टेड जो नेजल ड्रॉपलेट, जहां पर भी छींके मारी, ठीक है, हाथ धोए नहीं, और वो फिर इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल हेल्दी पर्सन ट्रांसमिट हो गया। अगर मैं बात करूं सिम्टम्स की, सिम्टम्स के अंदर जैसे क्या होगा बच्चे, फीवर, ठीक है, हेडेक हो जाएगा, और जो एल्वेलोई है गेट फिल्ड विद फ्लूइड, एल्वेलोई गेट फिल्ड विद फ्लूइड, ठीक है, एल्वेलोई के अंदर फ्लूइड भर जाएगा, so there will be no proper exchange of gases, so there will be no proper exchange of gases, ठीक है, proper exchange of gases नहीं होगा, and it will lead to difficulty in breathing, it will lead to difficulty in ब्रीदिंग, ठीक है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत आएगी, और अगर ऑक्सीजन ढंग से नहीं पहुंचेगी, जो नेल्स है, सीवियर केसेस के अंदर क्या होगा, एक तो फीवर हो गया, हेडेक हो गया, एक ये वाला हो गया आपका, और इन सीवियर केसेस, ठीक है, जब बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है, ठीक है, इन सीवियर केसेस के अंदर क्या होगा बच्चे, यहां पर जो नेल्स, लिप्स start turning from grayish to blue, ठीक है, ब्लूइश कलर के हो जाएंगे, ब्लूइश इन कलर, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो कॉजेटिव एजेंट दो है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो लोकेशन क्या होगी, इन्फेक्टेड जो पोर्शन होगा एल्वेलोई होगा, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन होगा इन्फेक्टेड नेजल ड्रॉपलेट, सिम्टम्स फीवर, हेडेक, एल्वेलोई के अंदर फ्लूइड बढ़ जाएगा जिसकी वजह से प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, और इन सीवियर केसेस के अंदर जो नेल्स हैं, जो लिप्स हैं, ठीक है, ये ग्रे से ब्लूइश कलर के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका दूसरी जो डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज, और इस बैक्टीरियल डिजीज को हमने क्या बोला है, निमोनिया, ठीक है। थर्ड अगर मैं बात करूं थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बारे में सिर्फ आपको ज्यादा नहीं जाना, एक्चुअली तो आपके एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि ये बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं डाइसेंट्री हो गया, ठीक है, और प्लेग हो गया, और आपका डिप्थीरिया हो गया, ठीक है, डिप्थीरिया। तो डाइसेंट्री किसकी वजह से होता है, तो एक तो यार होमवर्क देने दो कम से कम, ठीक है, तो हैं तो सारे के सारे बैक्टीरिया ही, ठीक है, ये मैंने होमवर्क दे दिया। प्लेग किसकी वजह से होता है, यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से, ठीक है। और अगर मैं बात करूं डिप्थीरिया की, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ठीक है। इसमें डाइसेंट्री के केस में ब्लडी डायरिया हो जाता है, ठीक है। और प्लेग के अंदर यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से यर्सीनिया पेस्टिस क्या है, वो है पैथोजन है, और डिप्थीरिया किसकी वजह से होता है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई की वजह से होता है। तो बैक्टीरियल डिजीज के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा है बच्चे, बैक्टीरियल डिजीज के अंदर आपने पढ़ा है डाइसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थीरिया, ठीक है, और आपने पढ़ा है निमोनिया एंड टाइफाइड। क्या पढ़ा बच्चे, निमोनिया एंड टाइफाइड। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट जो डिजीज है हमारी वो क्या होंगी बच्चे, वायरल डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट आप हेडिंग बनाइए वायरल डिजीज के बारे में, वायरल डिजीज, ठीक है। वायरल डिजीज के अंदर एक ही डिजीज दी गई है बच्चे, ठीक है, एक ही डिजीज दी गई है आपके सिलेबस के अंदर, वायरल डिजीज, दैट इज कॉमन कोल्ड, ठीक है। कॉमन कोल्ड के बारे में फिर से हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होगा, ठीक है।
हम देख लेंगे बच्चे कॉजेटिव एजेंट क्या होगा, पॉजिटिव एजेंट के साथ साथ लोकेशन देख लेंगे, कौन सा लोकेशन इफेक्ट होगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लेंगे और सिम्टम्स देख लेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लेंगे और सिम्टम्स देख लेंगे। आप मुझे ये बता दो, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए बीच में, क्या कॉमन कोल्ड सबको हुआ है? कॉमन कोल्ड तो सबको ही हुआ होगा ना, जल्दी बताओ। कॉमन कोल्ड तो सबको हुआ होगा। तो क्या आप खुद से सिम्टम्स बना सकते हैं? क्या आप खुद से सिम्टम्स बता सकते हैं कॉमन कोल्ड के? जैसे कि गले में खराश हाँ बच्चे, पॉजिटिव एजेंट, लोकेशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स। जैसे कि गले में खराश सबको ही हुआ होगा कॉमन कोल्ड, तो ऐसा तो है नहीं किसी को नहीं हुआ होगा। ठीक है, देखो पॉजिटिव एजेंट क्या होगा, फैमिली ऑफ राइनो वायरस, जो फैमिली है राइनो वायरस की, दैट कॉज कॉमन कोल्ड। ठीक है, फैमिली ऑफ राइनो वायरस। लोकेशन की बात करूं तो मैंने आपको बता दिया है, इसकी जो लोकेशन होगी वो क्या होगी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्या होगी बच्चे? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगी। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन दोनों का सेम है, फ्रॉम इन्फेक्टेड नेजल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने जैसे सपोज कहीं पर हाथ रख दिया और आपने और छींके मारी हैं, ठीक है, और आपने हाथ लगा दिया और फिर अपनी नोज को टच कर लिया, आईज को टच कर लिया, जैसे कि कोरोना वायरस के अंदर बोला था ना कि अपनी आईज को, नोज को टच नहीं करना है। ठीक है, मास्क लगा के घूमना है। इन्फेक्टेड नेजल ड्रॉपलेट्स, ठीक है, तो ये कहीं से भी हो सकता है जहां पर इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स हैं इन्फेक्टेड पर्सन की, और वहां से ये हेल्दी पर्सन ट्रांसफर हो सकता है। सिम्टम्स तो आप लिख ही सकते हो, जैसे कि फीवर हो जाता है, ठीक है, हेडेक रहता है, क्योंकि कफ भी हो जाती है कभी कभी कि किसी केस में, ठीक है, और स्नीजिंग, और जो बहुत ज्यादा जो तकलीफ जो देती है, जो देता है सिम्टम, वो होगा सोर थ्रोट। ठीक है, गले में खराश, थ्रोट पेन, ये सारी की सारी सिम्टम्स किसके हैं? कॉमन कोल्ड के। और ये यूजुअली कितने 3-7 दिन के तक रहते हैं, यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days, यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days। ठीक है, तो देखो कॉमन कोल्ड और निमोनिया में क्या डिफरेंस है बच्चे? निमोनिया एल्वुलाई को इफेक्ट करता है, लेकिन जो कॉमन कोल्ड है ये किसको इफेक्ट करेगा? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करेगा, यानी कि गले में खराश हो गया, यहाँ पे हैवीनेस आपको फील होगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपकी ये वायरल डिजीज है जो कि आपके मेंशन है। अब अगर मैं बात करूँ 2 वायरल डिजीज और हैं बच्चे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ डेंगू हो गया एंड चिकनगुनिया। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करती हूँ, ये भी वायरल डिजीज है, ठीक है, लेकिन इनके अगर मैं कैरियर की बात करूं कि इनका जो कैरियर है वो क्या होता है बच्चे? कैरियर जो डिजीज को फैलाता है, ठीक है, कैरियर जो डिजीज को फैलाता है, यानी कि वेक्टर जो एक कैरियर होता है जो डिजीज को फैलाता है, और इन दोनों डिजीज का जो कैरियर है वो क्या होगा बच्चे? एडीज मस्कीटो। क्या होगा? एडीज मस्कीटो। ठीक है, तो देखो हमने देखना है फिलारियसिस के अंदर भी हम देखेंगे कि कौन सा मस्कीटो है, ठीक है, लेकिन हमने और मलेरिया के अंदर भी हम देखेंगे कि फीमेल एनाफिलीज है, और फिलारियस की बात करें तो वहां पे क्यूलेस मस्कीटो है। यहां पर अगर मैं बात करूं डेंगू और चिकनगुनिया की तो एडिस मस्कीटो। और ये मैंने क्यों लिखवाया? एनिमल किंगडम जब आपने पढ़ा था, जब आपने देखा था कि वहां पर ल्यूमिलस जैसे कि किंग क्रैब और ये सारी की सारी चीजें, आपने बहुत सारे इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा होगा एनिमल किंगडम
किंगडम के अंदर अगर आपका डब्बा गोल नहीं है तो, ठीक है। वहां पर एक कॉलम इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन से हैं, जैसे कि हनी बी हो गया, सिल्कवर्म, ये सारी की सारी चीजें वहां पे लिखी हुई थी। वहां पर वेक्टर में भी लिखा हुआ था, तो वेक्टर के अंदर जैसे एडीज, क्यूलेक्स, एनाफिलीज के नाम वहां पर मेंशन है। ऑलराइट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। डेंगू और चिकनगुनिया होता है एडीज मस्कीटो, और ये एक वेक्टर की तरह काम करता है जो डिजीज को एक इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो ये था आपका वायरल डिजीज। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं, ध्यान में रखना, डेंगू चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज है, ठीक है। डायसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है, टाइफाइड, निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डिजीज के बारे में, ठीक है। और जो डिजीज है दैट इज हेलमिंथिक डिजीज, ठीक है। आ जाइए, बनाओ अब हेलमिंथिक डिजीज, हेलमिंथिक डिजीज, ठीक है। अब हेलमिंथिक डिजीज के बारे में हम देखते हैं, तो जो सबसे जो कॉमन जो डिजीज दी गई है आपकी दैट इज एस्कैरियोसिस। क्या दी गई है बच्चे? एस्कैरियोसिस, ठीक है। अब मुझे ये देखो, कोई भी चीज आती है ना तो आपको ये स्लाइड खोलनी है, थोड़ा सा पढ़ना है और अपने एग्जाम में लिख देना। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं एस्कैरियोसिस की। देखो, हेलमिंथिक, आपने जो हेलमिंथ्स हैं आपने एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ा होगा कि फ्लैटवर्म्स और राउंडवर्म्स के बारे में याद है कुछ? फ्लैटवर्म्स और राउंडवर्म्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि फ्लैटवर्म्स जो डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, किन की? प्लैटी हेलमिंथिस की, इसलिए हमने उनको फ्लैटवर्म बोला था। याद आया कुछ? जिसके अंदर 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक तो प्लानेरिया दिया हुआ है, टीनिया दिया हुआ है और फेशियोला यानी कि लीवर फ्लूक दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं एस्केलमेंथिस, जिनके राउंड बॉडी होती है, जिसको हमने इन क्रॉस सेक्शन, इसलिए हमने एस्केलमेंथिस को क्या बोला था? राउंड वर्म्स। और राउंड वर्म्स के 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, कौन कौन से? एक तो एस्कैरिस राउंड वर्म, दूसरा विचुरेरियाई फिलारियल वर्म, एंड द थर्ड वन इज एनकाइलोस्टोमा दैट इज हुक वर्म। तो जो आपके एनसीईआरटी के अंदर जो डिजीज मेंशन्ड है वो सारी की सारी कौन से हेलमिंथिक से रिलेटेड है? एस्केलमेंथिस से, ठीक है, यानी कि राउंड वर्म से। तो देखो, एस्कैरियोसिस की बात करूं तो आ जाइए, वही अपना पुराना फंडा है। पहले हम देखेंगे कि कॉजेटिव एजेंट क्या है, क्या देखेंगे हम? कॉजेटिव एजेंट क्या है। उसके बाद हम देखेंगे लोकेशन क्या होगी, उसके बाद हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन के साथ साथ फिर हम देखेंगे बच्चे सिम्टम्स के बारे में। फिर हम क्या देखेंगे? सिम्टम्स के बारे में, ठीक है। चलिए आ जाइए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉजेटिव एजेंट एस्कैरियोसिस का क्या है? एस्कैरिस, नाम ही बता रहा है, और एस्कैरिस मतलब राउंड वर्म। एस्कैरिस का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? आपका राउंड वर्म, ठीक है। एस्कैरिस मतलब राउंड वर्म। लोकेशन देखो, आपने पढ़ा होगा तो आपने 2 पिक्चर देखी होंगी, फीमेल और मेल राउंड वर्म की, ठीक है। यानी कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वहां पे देखने को मिलता है। फीमेल थोड़ी सी लंबी होती है लेकिन मेल थोड़े से नीचे से घुमावदार होते हैं। तो यहाँ पे मेल और फीमेल कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होंगे। अगर दोनों प्रेजेंट है इसका मतलब क्या होगा? दे कैन ले एग, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा बच्चे? कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अब देखो ये किस तरीके से होता है, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। देखो यहां पर क्या देखने को मिलता है, जैसे कि जो एग्स ऑफ द पैरासाइट्स आर, यहां पे मैं लिख देती हूं, एग्स ऑफ द पैरासाइट्स आर रिलीज्ड फ्रॉम एग्स ऑफ पैरासाइट। जो भी एग्स होते हैं पैरासाइट के आर रिलीज्ड फ्रॉम फीकल मैटर, ठीक है, फ्रॉम फीकल मैटर। फीकल मैटर से ये जो एग्स है ये रिलीज होते हैं। एंड द सीवेज वाटर, जो भी सीवेज वाटर है बच्चे ये यूज कर लिया जाता है। सीवेज वाटर कैन यूज्ड इन एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर यूज किया जाएगा, तो यानी कि जो भी एग्रीकल्चर का रिजल्टेंट क्या होता है बच्चे? फ्रूट, या फिर आपका जो भी क्रॉप है, फ्रूट है। अब जो भी बिना धोए जो सब्जियां हैं, ठीक है, फल हैं, हम खा लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है? जो फीकल मैटर्स
की थ्रू जो एग रिलीज हुए हैं वो सीवेज वाटर के अंदर गए, वो सीवेज वाटर मतलब एग्रीकल्चर के लिए यूज हुआ। फिर जो भी फल हुई, जो सब्जियां हुई, अगर हम बिना खाए बिना धोए अगर खा लेते हैं तो फिर से ये जो कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर की के थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, एंटर कर जाता है। ऑलराइट, समझ में आया? तो ये कॉजेटिव एजेंट एस्कैरिस है, राउंड वॉर्म है, लोकेशन स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये फैलता है। अगर मैं बात करूं इसके सिम्टम की, ठीक है, तो बच्चे सिम्टम क्या होगा, देखो सिम्टम के अंदर क्या होगा बच्चे, जैसे कि मस्कुलर पेन होता है, ठीक है, मस्कुलर पेन होता है, और ये ना बच्चे ये इंटरनल जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यू को डैमेज करता है, तो इंटरनल ब्लीडिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो बच्चे ब्लड लॉस होगा, तो इसका मतलब क्या है, एनीमिया होता है। और सीवियर केसेस के अंदर क्या होता है, सीवियर केसेस, इन सीवियर केसेस यानी कि जब कंडीशन बहुत बिगड़ जाती है, इन सीवियर कंडीशन के अंदर क्या होगा, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ठीक है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ठीक है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ठीक है। तो एस्कैरियासिस मतलब कॉजेटिव एजेंट एस्कैरिस हो गया है इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी लोकेशन है, मेल और फीमेल दोनों वहीं पर प्रेजेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल प्रेजेंट, यहां पे मैं लिख देती हूं, ठीक है, और वो ले करेंगे एग को जो फीकल मैटर के थ्रू बाहर जाएगा बॉडी से। सिम्टम्स मैंने लिख दिया है, मस्कुलर पेन, इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो ब्लड लॉस होगा और एनीमिया होगा, और सीवियर केसेस के अंदर ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज होने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक एस्कैरियासिस। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं जो हेलमिंथिक डिजीज है, दैट इज विचरेरियासिस, ठीक है, या फिर आप इसको फिलारियसिस भी बोल सकते हो, या फिर इसको आप एलिफेंटियासिस भी बोल सकते हो। आपके एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है, मतलब अच्छा तो पेशेंट के लिए नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ समझने के लिए बहुत सही डायग्राम है। विचरेरियासिस, फिलारियसिस एंड एलिफेंटियासिस, ठीक है। आ जाओ फिर से हम लिखते हैं कॉजेटिव एजेंट क्या होगा, ठीक है। अगर बच्चे ये मैंने टेबुलर फॉर्म के अंदर भी मैं लिखवा सकती थी, लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क में, तो मुझे लगा मैं अगर ऐसे स्लाइड में लिखवाऊंगी तो आप पूरे की तरीके से अच्छे से लिख सकते हैं। पॉजिटिव एजेंट हो गया है, फिर से हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे और मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करेंगे और सिम्टम्स की बात करेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करेंगे और हम किसकी बात करेंगे, सिम्टम की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पॉजिटिव एजेंट की बात करूं तो विचरेरियाई बैनक्रॉफ्टी या फिर विचरेरियाई मेलेयाई, ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, फिलैरियल वॉर्म, और इसीलिए इसका जो डिजीज का जो नाम है वो क्या रखा गया है बच्चे, फिलैरियसिस, ठीक है। विचुरेरिया यानी कि विचुराई बैनक्रॉफ्ट विचुराई मलेरिया की वजह से होता है। लोकेशन क्या होगी बच्चे, ये इफेक्ट करेगा लिम्फेटिक सिस्टम को, इफेक्ट करेगा लिम्फेटिक सिस्टम को। हम देखते हैं कैसे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो, क्या होगा बच्चे, फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो। अब देखो लिम्फ क्या होता है बच्चे, जो भी मतलब फ्लूइड है हमारी बॉडी का, ब्लड से बनना है, ब्लड के फिल्टर से बनना है, चाहे वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हुआ या फिर आपका लिम्फ हुआ, ठीक है। तो जो लिम्फ है जिसको आप टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हो, जो ब्लड के अंदर जो भी ऑक्सीजन आई वो ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचानी है, यानी कि लिम्फ के थ्रू पहुंचानी है, ठीक है। अब ये जो लिम्फ है ये लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, और जहां पर भी अगर लिम्फेटिक जो सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ फ्लो कर रहा है, अगर लिम्फेटिक सिस्टम का रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो इसका मतलब लिम्फ क्या हो जाएगा, वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, लिम्फ क्या हो जाएगा, वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको क्या दिखती है, स्वेलिंग दिखती है, और ये स्वेलिंग यूजुअली लोअर बॉडी पार्ट्स के अंदर होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिख देती हूँ कि स्वेलिंग यूजुअली इन द लोअर बॉडी पार्ट्स, स्वेलिंग यूजुअली इन लोअर बॉडी पार्ट्स,
लोअर बॉडी पार्ट्स के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपर बॉडी पार्ट्स के अंदर स्वेलिंग नहीं होती, जी नहीं, रेयर केसेस के अंदर अपर बॉडी पार्ट्स के अंदर भी स्वेलिंग देखने को मिलती है। यूजुअली लोअर बॉडी पार्ट्स के अंदर होती है, क्यों? ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ, ड्यू टू अक्यूमुलेशन, यानी कि लिम्फ अक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ अक्यूमुलेट हो जाता है, और जो स्वेलिंग होती है बॉडी पार्ट्स की उसको हम क्या बोलते हैं? स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। जो स्वेलिंग हो जाती है बॉडी पार्ट्स की बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं? ईडिमा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? ईडिमा। अब देखो क्या होगा, मैंने आपको बताया कि लिम्फ फ्लो कर रहा है, अगर लिम्फ के रास्ते में एक अड़चन आ जाती है, हिंडरेंस आ जाती है, क्यों आ जाती है? क्योंकि वहां पर क्या रह रहा है? विचुरेरिया बैनक्रॉफ्टी। ठीक है, अब उसकी वजह से आगे लिम्फ फ्लो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब लिम्फ क्या हो रहा है? वहां पे इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है, जैसे कि ग्रॉइन रीजन के अंदर देखने को मिलता है, लोअर लिम्स के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलती है, या फिर किसी मेल के अंदर स्क्रॉटम के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलती है। और इसको एलिफेंटिएसिस क्यों बोलते हैं? एलिफेंटिएसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चे जो स्किन होती है, ठीक है, जो स्किन होती है, जो कि स्वेलिंग की वजह से जो स्किन होती है बच्चे, वो स्किन बिकम्स ड्राई, ड्राई और रिंकल्ड हो जाती है, लाइक एलिफेंट। ठीक है, यानी कि जब एलिफेंट की आपने अगर स्किन देखी होगी पास से, तो उनकी जो ड्राई स्किन होती है, ठीक है, थोड़ी सी रफ एंड टफ स्किन होती है, और व्रिंकलिंग जो स्किन होती है, बहुत सारे रिंकल्स होते हैं, उस टाइप की स्किन हो जाती है। इसी की वजह से इसी को एलिफेंटिएसिस बोलते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं बच्चे? एलिफेंटिएसिस बोलते हैं। तो यानी कि ये हो गया कॉजेटिव एजेंट, लोकेशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स। ठीक है, तो ये थी सारी की सारी चीजें आपकी हेलमिंथिक डिजीज के अंदर। आपने एस्कैरियोसिस पढ़ा एंड आपने पढ़ा आपका फिलारियोसिस। और जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, देखो एडिस मस्कीटो किसका वेक्टर है बच्चे? एडिस मस्कीटो वेक्टर है आपका डेंगू चिकनगुनिया का। ठीक है, क्यूलेक्स मस्कीटो किसका वेक्टर है? ये है आपका फिलारियोसिस का। ठीक है, एनाफिलीज हम देखेंगे, फीमेल एनाफिलीज हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, और वो किसका वेक्टर है बच्चे? वो है आपका मलेरिया का। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट डिजीज के बारे में, और जो लास्ट जो डिजीज है बच्चे, ये है आपकी फंगल डिजीज। ठीक है, ये क्या होगी बच्चे? फंगल डिजीज। और एक ही फंगल डिजीज आपकी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है, और वो जो फंगल डिजीज है बच्चे, ये है रिंग वर्म, दाद खाज खुजली। ठीक है, रिंग वर्म, जो आपने किसी को हुआ भी होगा, जो ठीक से नहीं रहते, हाइजीन तरीके से नहीं रहते, ठीक है, नहाते नहीं है। ऑलराइट, रिंग वर्म का अगर मैं कॉजेटिव एजेंट की बात करूं, रिंग वर्म के कॉजेटिव एजेंट की बात करूं, ठीक है, फिर मैं बात करूंगी लोकेशन, कहां पर मिलेंगे, ठीक है, कहां कौन कौन सा रीजन इफेक्ट करेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूं, और अगर मैं बात करूं सिम्टम्स की। ठीक है, हर एक डिजीज के अंदर हम इतना देखते आए। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉजेटिव एजेंट क्या होगा दोस्तों? कॉजेटिव एजेंट आपका होगा जो भी फंगल है। ठीक है, कौन कौन सी फैमिली की फंगस होगी? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। ठीक है, एपिडर्मोफाइटोन, ये सारी की सारी जो फैमिली है फंगस की, ये क्या कॉज करेगी? रिंग वर्म कॉज करेगी। लोकेशन यानी कि जैसे कि जहां पर भी थोड़ा सा मॉइस्ट, जो भी मॉइस्ट नेचर मिलेगी, वहां पर फंगस बहुत आसानी से ग्रो हो सकती है। थोड़ी सी हीट, थोड़ा सा मॉइस्चर, ठीक है, जैसे कि आर्म पिट्स के अंदर हो गया, ठीक है, ग्रोइन रीजन के अंदर हो गया। ऑलराइट, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो मेनली स्किन इफेक्ट रहेगी। कौन कौन सा? यानी कि किसी मतलब लड़के के अंदर, बियर्ड के अंदर भी यहाँ पे फंगस देखने को मिलते हैं, व्हाइट पैचेस। ऑलराइट, बियर्ड हो गया,
गया, या फिर ग्रोइन रीजन हो गया, ऑलराइट, या फिर आर्म पिट जहां पे थोड़ा सा मॉइस्चर वहां पे देखने को मिलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूं तो माय डियर स्टूडेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या यूज किसकी वजह से होता है? बाय यूजिंग, जैसे कि किसी दोस्त को, आपके दोस्त को फंगल इन्फेक्शन था और आपने उसकी कंघी यूज कर ली, ठीक है, बाय यूज ऑफ कॉम्ब, या फिर यूटेंसिल्स हो गए, ठीक है, या फिर टाल की वजह से, या फिर ये सोइल की वजह से हो सकती है। ऑलराइट, सिम्टम्स क्या क्या होंगे बच्चे? ड्राई स्किन होगी, ठीक है, ड्राई स्किन, ऑलराइट, इचिंग, ठीक है, रैशेस फॉलोड बाय इचिंग, ठीक है, रेड से रैशेस देखने को मिलते हैं, ऑलराइट, रैशेस फॉलोड बाय इचिंग होते हैं बहुत ज्यादा, ऑलराइट, ड्राई स्किन हो गया, रैशेस हो गए बॉडी के अंदर, ऑलराइट। तो ये सारे के सारे क्या हैं? सिम्टम्स हैं। तो हमने अभी तक डिजीज कर ली, हमने बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, हेलमिंथिक डिजीज और फंगल डिजीज कर ली है। अब हम बात करेंगे प्रोटोजोन की नेक्स्ट क्लास के अंदर, फिर ये चैप्टर आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। आप मुझे ये बताओ कि हम नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसके अंदर हम ये डिजीज वाला पोर्शन खत्म कर लेंगे, तो क्या हम मेंटी कंडक्ट कर लें? क्या आप तैयार हो मेंटी के लिए इस वीक? ठीक है, यानी कि हम स्टार्टिंग विद इम्यून सिस्टम, पूरा हमने इम्यून सिस्टम कवर करेंगे, उसके अंदर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का मेंटी रहेगा, पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम, उसके बाद कैंसर, एड्स और ये कॉमन डिजीज, ठीक है। ड्रग्स वाला जो पोर्शन है वो हम स्किप करेंगे। तो क्या तैयार होगे मेंटी के लिए? तो अगर आपका जोश हाई है मेंटी के लिए तो मुझे क्या करना है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैम मेंटी के बिना मजा नहीं आएगा, ठीक है, फिर हम मेंटी कंडक्ट करेंगे। चलो एक बार हम एनसीईआरटी कर लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है आप लोगों की, कि जो टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय द एवरीबॉडी, हाउ डू वी डिफाइन इट? मतलब सब कहते हैं यार हेल्दी रहो, हेल्दी रहो, हेल्दी। हेल्दी हम बोलते किसको हैं? हेल्दी हम बोलते हैं डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस, इट कुड बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ऐसा नहीं है कि सिक्स पैक्स ऐप बना के बैठा है और उसको डिप्रेशन है, ठीक है, तो वो हेल्दी नहीं है। सबसे पहली बात, व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट। अगर हेल्दी रहोगे तो मतलब पढ़ाई में भी अच्छा काम करोगे, पढ़ाई अच्छी करोगे, काम अच्छा करोगे, वर्क अच्छा करोगे, दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी ऑब्वियसली, तो फिर पैसा ही पैसा, ठीक है, सिलेक्शन ही सिलेक्शन। Health also increase longevity of people and reduces the infant and the maternal mortality. Balanced diet, personal hygiene and regular exercise are very very important to maintain a good health. योगा तो आजकल बहुत जरूरी है और योगा सेशन आपको ऐप पर, यूट्यूब पर भी मिलते हैं। करता है कोई योगा? नहीं करता, ठीक है। हैज बीन प्रैक्टिस सिंस द टाइम इमोरियल टू अचीव द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी फंक्शन, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ फैक्टर्स, मेंटेन ऑफ द हाइजीनिक फूड, वाटर रिसोर्सेज। यही है, ढंग से अच्छा पानी पीना चाहिए, प्रॉपर अपने आप को हाइजीन रखना चाहिए, ठीक है। और देखो एक्चुअली क्या करते हैं लोग, बीमार होने के बाद सारी की सारी चीजें ट्राई करते हैं, तो बेटर उसे पहले कर लो ताकि वो सिचुएशन आए ही ना। क्यों? नेक्स्ट है, व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम्स ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, कैरेक्टराइज्ड बाय द वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स, वी से हेल्दी नहीं है। मतलब कोई भी बॉडी, तब तो फिर तो डिजीज ही हो गई ना। We have a disease. Disease can be broadly grouped into infectious or non-infectious disease. Disease which are easily transmitted from one person to another, हम उसको infectious disease बोलते हैं। Infectious disease are very common and every one of the suffers from use at some time. और कभी ना कभी किसी ना किसी को तो infectious disease हुई होगी। Some of the infectious diseases like AIDS are fatal. Among non-infectious disease, cancer is the major cause of death. ठीक है, जो हमने कल क्लास के अंदर पढ़ाई था। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज आर अफेक्ट अवर हेल्थ एंड एडवर्सली, जिसको हम एक एक करके हम पढ़ेंगे, ड्रग्स एंड अल्कोहल को भी, ठीक है। तो कॉमन डिजीज के अंदर हम क्या करेंगे, वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथिस एटसेट्रा कुड कॉज द डिजीज इन मैन। सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। मोस्ट पैरासाइट आर देयरफॉर पैथोजन एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और देन, ठीक है। कोई कोई ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी
के अंदर भी रहते हैं, ठीक है। द पैथोजन कैन एंटर अवर बॉडी, मतलब किसी भी तरीके से वो बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। एंड इंटरफेयर, हमारे जो नॉर्मल एक्टिविटीज है उनको क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं। पैथोजन हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द होस्ट, जो भी होस्ट का जो एनवायरमेंट है पैथोजन को वो अडेप्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल द पैथोजन दैट एंटर इनटू द गस्ट मस्ट नो हाउ ए वे ऑफ सर्वाइविंग द स्टमक एट लो पीएच एंड रेजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम। कोई भी जिस पैथोजन स्टमक के अंदर एंटर कर गया तो आपको पता ही है, डाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि वहां पर HCl होता है, तो उस पैथोजन को मतलब अगर जिंदा रहना है तो अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा उस एसिड के खिलाफ और बहुत सारे एंजाइम्स के खिलाफ। अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स आर डिस्कस्ड हियर अलोंग विद द डिजीज कॉज्ड बाय देम, प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर अगेंस्ट दिस डिजीज इन जनरल और आल्सो ब्रीफली डिस्क्राइब। आगे हम चलते हैं साल्मोनेला टाइफी के बारे में, जो हमने पढ़ा था। पैथोजन बैक्टीरियम है जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइफाइड, causes typhoid fever in human beings. This pathogen generally enter into the small intestine के अंदर ये एंटर करता है, किसके थ्रू, contaminated food and water, और फिर ये माइग्रेट कर जाता है दूसरे ऑर्गन के अंदर थ्रू द ब्लड। सिम्टम्स क्या क्या बोले मैंने, सस्टेन्ड हाई फीवर रहेगा 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस रहेगी, स्टमक पेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, हेडेक रहेगा, भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस रहेगा, और इंटेस्टाइनल परफोरेशन देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा सीवियर अगर कंडीशन हो गई है तो टाइफाइड फीवर को हम किस तरीके से कंफर्म कर सकते हैं, विडाल टेस्ट से। ये मैंने आपको बताया था, जो कि बहुत ज्यादा स्टबर्न थी, जिन्होंने माना ही नहीं मुझे टाइफाइड है, दैट इज मैरी मेलन, ठीक है, जिसको हमने टाइफाइड मैरी बोला है। और शी वॉज ए कुक बाय प्रोफेशन एंड वॉज द टाइफाइड कैरियर who continue to spread typhoid for several years through the food she prepared। अच्छा खाना खिलाती थी लेकिन साथ में क्या देके जाती थी, टाइफाइड देके जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई क्या कॉज करते हैं, निमोनिया, ठीक है, जो कि इन्फेक्ट करता है एल्वेलोई को। ये वाली बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एल्वेलोई को इफेक्ट करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एल्वेलोई गेट फिल्ड विद फ्लूइड, ठीक है, और जिससे कि रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया क्या क्या है, फीवर्स, चिल्स, कफ, हेडेक। बहुत सारा सीवियर केसेस के अंदर जो लिप्स और जो फिंगर्स है वो टर्न ग्रेइश, फ्रॉम ग्रेइश टू ब्लूइश इन कलर। हेल्दी पर्सन के थ्रू, ए हेल्दी पर्सन के अंदर किस तरीके से इन्फेक्शन फैलता है, थ्रू द इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स, एरोजोल्स रिलीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, और इवन बाय शेयरिंग द ग्लासेस, यूटेंसिल्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन। और आपकी बैक्टीरियल डिजीज और जो मैंने आपको बता दी है, डाइसेंट्री, प्लेग एंड डायप्थीरिया, और ऑल्सो नॉन फॉर द अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मैन। नाउ वायरल डिजीज की अगर मैं बात करूं, मैनी वायरसेस आल्सो कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। अगर मैं राइनो वायरसेस की बात करूं, रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरस जो कॉज करता है एक डिजीज, बहुत ज्यादा कॉमन है इसलिए इसका नाम कॉमन कोल्ड है। दे इन्फेक्ट द नोज एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज, जो अपर रेस्पिरेटरी पैसेज है उसको इफेक्ट करती है, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये लंग्स को इफेक्ट नहीं करता। किसको इफेक्ट नहीं करता, ये लंग्स को इफेक्ट नहीं करता। द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्या क्या होता है, नेजल कंजेशन मतलब नाक बंद हो जाना, ठीक है, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस यानी कि खराश, कफ, हेडेक, टायर्डनेस विच यूजुअली लास्ट 3-7 दिन तक वो रहता है, बहुत परेशान करता है कॉमन कोल्ड। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम, ये भी किसकी वजह से होता है, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स की वजह से। कफ और स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन और ईदर इनहेल्ड डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू, क्या तो डायरेक्ट इनहेल, आपके पास बैठा है उसने चीखा और सीधा आपके अंदर, ठीक है, या फिर कोई भी जैसे पेन, बुक्स, कप्स, डोर नॉब्स, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा, और कॉज ऑफ द इन्फेक्शन इन द हेल्दी पर्सन। ऑलराइट, चलिए आगे हम बात करते हैं एस्कैरिस की, ठीक है। एस्कैरिस द कॉमन राउंड वर्म एंड विचरेरिया द फिलेरियल वर्म, ये कुछ हेलमेंथिस हैं जो कि कॉज करते हैं डिजीज की। एस्कैरिस एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिलता है। सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, टिश्यू डैमेज होता है, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, और बहुत ज्यादा अगर कंडीशन हो गई तो ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीसिस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, ये मैंने आपको बता दिया है, which are contaminated. A healthy person acquire this infection through contaminated water, vegetable, fruits, etc. Wichreria bancrofter, Wichreria melai एक filarial worms है जो एक और डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। chronic slowly developing chronic inflammation of the organ in which they live for many years,
यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स इफेक्ट होते हैं। एलिफेंटियासिस और फिलारियासिस हम इसको बोलते हैं। जेनाइटल ऑर्गन्स यानी कि जेनाइटल ऑर्गन्स आर आल्सो अफेक्टेड रिजल्टिंग इन द ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। ठीक है, कुछ भी चीज यहाँ पे नॉर्मल नहीं रहेगी। द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड टू द हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल मस्किटो, और यहाँ पे जो फीमेल मस्किटो क्या रहेगा, क्यूलेक्स। जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे स्वेलिंग स्क्रोटम की भी हो रखी है और लोअर लिम्ब की भी हो रखी है। और लेट नाउ हम बात करते हैं फंजाई की। ठीक है, कौन कौन सा होगा फैमिली, माइक्रोस्पोरम हो गया आपका, ठीक है, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिंगवॉर्म विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन। अपीयरेंस ऑफ द ड्राई स्केली लेसन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे स्किन हो गया, नेल्स हो गया, स्कैल्प पे भी कभी कभी व्हाइट कलर का आपको देखने को मिलता है। वो डैंड्रफ एक अलग चीज होती है, फंगल इन्फेक्शन एक अलग चीज होती है। ठीक है, जो मेन सिम्टम्स है डिजीज के, दीज लेजन्स आर अकम्पैनिड बाय द इंटेंस इचिंग, रैशेज होते हैं, इचिंग होती है। ये मतलब फंगस वहां पे ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं जहां पे इनको हीट और मॉइस्चर अच्छे से मिलता है। ऑलराइट, विच मेक्स देम थ्राइव इन स्किन फॉल्स सच एज दोज इन द ग्रॉइन एंड बिटवीन द टोज, यानी कि यहाँ पे अंगूठे के पास और फर्स्ट फिंगर के पास जहां पे मॉइस्चर वगैरह मिलता है वहां पर ये इजीली ट्रांसमिट हो सकते हैं, ग्रो हो सकती है फंगस की। रिंगवॉर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल, ठीक है, जनरली सॉइल के थ्रू या फिर यूजिंग टाल्स, क्लॉथ्स, इवन कॉम्ब ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये थी आपकी एनसीईआरटी, ये थी आपकी एनसीईआरटी। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं हम आपका नॉलेज कि आपको कितना आवत रहा। चलिए, अडल्ट ऑफ विचुरेरी बेनक्रॉफ्टी अटैक्स। विचुरेरी बेनक्रॉफ्टी किसको इफेक्ट करता है, यानी कि जो लिम्फेटिक सिस्टम को इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करेगा बच्चे, लिम्फेटिक सिस्टम को ये इफेक्ट करेगा, जहां पर मेनली यूजुअली लोअर लिम्स की स्वेलिंग होती है यहाँ पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो लिम्फ है, जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो लिम्फ जो फ्लो कर रहा है वहां पर उसकी ब्लॉकेज हो जाती है, क्योंकि वहां पे विचुरेरी बेनक्रॉफ्टी रह रहा होता है। ऑलराइट, तो वहां पर स्वेलिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ingestion of food and water contaminated with the infective X in the primary route of the infection, that is your homework। ठीक है, दैट इज योर होमवर्क। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैंने 2 होमवर्क तो मैं देती हूँ कम से कम, ठीक है, एटलीस्ट। तो एक तो होमवर्क दे दिया मैंने, दूसरा ये है, इंजेक्शन ऑफ फूड एंड वाटर कॉन्टेमिनेटेड विद इन्फेक्टिव एग्स। ठीक है, याद रखो एग्स का जिक्र कौन से डिजीज के अंदर हुआ है। ठीक है, और बाय द प्राइमरी रूट ऑफ द इन्फेक्शन फॉर टीनिया सोलियम, विचुरेरी बेनक्रॉफ्टी, ट्राइकिनेला स्पीशीज, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ठीक है, ये बहुत आसान सा है। ठीक है, ध्यान रखना जहाँ पे मेल और फीमेल एक साथ रह रही थी और एग फीकल मैटर के थ्रू आ रहे थे बाहर। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ वायरल डिजीज। वायरल डिजीज आपको बतानी है। ठीक है, देखो क्या किस तरीके से करना है आपको। रिंगवॉर्म और एड्स, क्या एड्स एक वायरल डिजीज है? रिंगवॉर्म एक वायरल डिजीज है। रिंगवॉर्म किसकी वजह से हुई थी? फंगस की वजह से। हटाओ। डायसेंट्री और कॉमन कोल्ड एक वायरल है, डायसेंट्री एक बैक्टीरियल डिजीज है। ट्यूबरक्लोसिस और टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम HIV वायरस की वजह से हो रहा था, और कॉमन कोल्ड किससे हो रहा था? फैमिली ऑफ राइनो वायरस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंगवॉर्म इन द ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय। रिंगवॉर्म क्या है? एक फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, कौन सा? जेनरा ऑफ माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। द पैथोजन रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एलिफेंटियासिस आर ट्रांसमिट टू द हेल्दी पर्सन थ्रू। किसके थ्रू फैलता है एलिफेंटियासिस? थ्रू द फीमेल मस्किटो वेक्टर। उसका नाम भी मैंने आपको बता दिया है, क्यूलेक्स। ठीक है, ये इसका नाम भी मैंने क्या बता दिया आपको? क्यूलेक्स बता दिया है। रिंगवॉर्म इन ह्यूमंस कैन बी कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन विद ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट माइक्रोस्पोरम कॉज करता है, ट्राइकोफाइटन कॉज करता है, एपिडर्मोफाइटन कॉज करता है। ये हमने नहीं पढ़ा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर कंफर्मेटरी टेस्ट। किसका होता है विडाल टेस्ट? टाइफाइड का। किसका होता है? टाइफाइड, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से। टाइफाइड किसकी वजह से होता है? कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से। एड्स शेकिंग हैंड से तो कभी नहीं बताया मैंने, ठीक है, ये तो मैंने एड्स में बता दिया था कि ये किसी की, ये तो रीजन है ही नहीं। रिंगवॉर्म यूजिंग इन्फेक्टेड टॉवल्स की वजह से होता है। टाइफाइड कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कॉमन कोल्ड होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2 एंड 4। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट बताना है। साल्मोनेला टाइफी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉज निमोनिया। बिल्कुल गलत। साल्मोनेला टाइफी नाम से ही आपको पता चल रहा है इट कॉज टाइफॉइड। विडाल टेस्ट इज डन फॉर मलेरिया, इट इज डन फॉर टाइफॉइड। एंटामीबा हिस्टोलिटिका कॉज अमीबियासिस एंड विचुरेरिया कॉजेस टेरोबियासिस। विचुरेरिया क्या कॉज करता है बच्चे? फिलारियासिस कॉज करता है। ये मैंने गलती से क्वेश्चन ऐड हो गया है, वरना आपका करेक्ट आंसर तो क्या रहेगा? बिल्कुल सी। वैसे आपको पता भी है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता तो आप एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हो। ये हम कल करेंगे कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या कॉज करता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये डिजीज वाला पोर्शन हम खत्म करेंगे। और क्या पता, हो सकता है अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम ड्रग्स वाला पोर्शन भी शुरू कर देंगे। आपको ये बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्या आप इस वीक मेंटी के लिए तैयार हो या फिर आपको कुछ और टाइम चाहिए। ठीक है, मेंटी हम रखेंगे क्या तो सैटरडे को या फिर संडे को। ऑलराइट, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आपको मजा आया होगा पढ़ाई करके, और आप भी खुद से पढ़िए। ऑलराइट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।